हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपके यूट्यूब चैनल माई सेंस एकेडमी पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, यदि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और थर्ड, यदि तीनों पेपरों का सिलेबस देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है इनऑर्गेनिक का दोस्तों, सेकंड होता है ऑर्गेनिक का और थर्ड होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप तक हमारा प्रत्येक यूनिट का कंप्लीट कंटेंट पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको बीएससी के लिए कंप्लीट डिटेल तरीके से कंटेंट उपलब्ध मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम यूनिट फर्स्ट है हमारी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये हमारी यूनिट फर्स्ट है दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला टॉपिक है इस यूनिट में केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है जनरली। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। यदि मैं यहाँ पर कोई रिएक्शन लिखता हूँ A + B = 10⁻⁶। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखें कि A और B एटम अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और प्रोडक्ट C का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो दोनों एटम अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इनको तो मैं कह सकता हूं रिएक्टेंट। ठीक है दोस्तों, और ये जो अभिक्रिया में बन रहा है इसको बोल सकता हूं मैं प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से इस केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन निकलकर आएगी। यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों, ये जो A और B है इन दोनों के बीच क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों एटम किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। या मैं कह सकता हूं दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सभी में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये A और B कंपाउंड ये एटम भी हो सकते हैं दोस्तों, या कंपाउंड भी हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो A और B हैं ये एटम भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं ये जो A और B है इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनता है ये एक इलेक्ट्रॉन
इस एटम से लिया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से लिया जाता है। कहने का मतलब ये जो बॉन्ड बनता है ये दोनों एटमों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ से केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि यदि हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर इस बॉन्ड का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुराने बंध टूटते हैं व नए बंध बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि अभिकारक जिसके फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन की परिभाषा क्या बोल सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें पुराने बंध टूटते हैं वह नए बंधों का निर्माण होता है, या जिसके फलस्वरूप क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल से आप समझा सकते हो। ठीक है दोस्तों, या फिर इसके जगह एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे मान लो ये कोई है RX। ठीक है दोस्तों, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एक्वस KOH से। ठीक है, यहां पर देखते हैं इसका निर्माण होता है यहां पर ROH और यहां पर निकलता है दोस्तों KX। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें देखते हैं तो ये RX बॉन्ड है, ये क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब इस बॉन्ड का तो क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, और यहां पर ROH बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो कहने का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें पुराने बंध टूटते हैं वह नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो ये केमिकल रिएक्शन होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन होता है। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजक बंध जब टूटते हैं वह बनते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन होता है, और इस इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन को ही हम वक्र तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आपकी यूनिट में ये छोटा सा टॉपिक दिया गया है, तो हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं ये जो सिंबल है यहां पर देख सकते हैं, सिंबल इन केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो सिंबल यूज आते हैं, काम आते हैं, उनका इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस वाले सिंबल की। ठीक है दोस्तों, तो ये इसे बोलते हैं दोस्तों पूर्ण शीर्ष तीर। ठीक है दोस्तों, या इसे कह सकते हो आप डबल हेडेड एरो। ठीक है दोस्तों, तो इस तीर का यूज हम रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि एक इलेक्ट्रॉन युग्म
की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इस पूर्ण शीर्ष तीर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे, यहां पर देखिएगा, ये है RX, ये है कोई कंपाउंड, ठीक है, इसकी रिएक्शन है। हम देखते हैं कि इस RX में X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे ही बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो हम इसे किसके द्वारा दर्शाएंगे, इस पूर्ण शीर्ष तीर के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बना, ये बना R पॉजिटिव और ये बना X नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण शीर्ष तीर द्वारा आयनों का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, बताओ दोस्तों, आयनों का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम पूर्ण शीर्ष तीर का उपयोग करते हैं। इसके बाद सेकंड आता है अर्ध शीर्ष तीर, इसे हम इसके द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो सेकंड है अर्ध शीर्ष तीर। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं सिंगल हेडेड एरो। ठीक है दोस्तों, तो ये कब यूज होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इस अर्धशीर्ष तीर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं हम, जैसे A और B ये कंपाउंड है, यदि हम देखें तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन ये एटम लेकर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये एटम लेकर जाता है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, A फ्री रेडिकल और B फ्री रेडिकल। तो कहने का मतलब यदि हम देखें तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या हो रहा है, A और B पर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए अर्धशीर्ष तीर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है दोस्तों, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। यहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये था दोस्तों अर्धशीर्ष तीर। इसके बाद हम बात करें थर्ड, तो ये होता है दोस्तों डैश। ये भी सिंबल काम आता है। ये सिंबल किन्हीं भी दो एटमों को सह संयोजक बंध के द्वारा जोड़ने में काम आता है। जैसे मान लो Cl2 ये अणु है, ठीक है, तो इन Cl और Cl दोनों Cl परमाणुओं के बीच ये जो पाया जाता है ये बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो सिंबल है ये किसको प्रदर्शित करता है, कोवलेंट बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक और है हमारा सिंबल, सिंबल नंबर 4। यदि हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये जो तीर है ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने के लिए काम आता है। जैसे हम यहाँ पर यूज लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर है एलिल कार्बोकैटायन की। यहाँ पर देखें तो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर माइग्रेट कर जाए
तो अब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये थी सेकंड स्ट्रक्चर। यदि हम इन दोनों संरचनाओं की बात करें तो ये दोनों संरचनाएं एक ही हैं दोस्तों। तो ठीक है, इन दोनों संरचनाओं के मध्य इस एरो का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्रदर्शित करने वाला एरो। ठीक है दोस्तों, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल इन केमिकल रिएक्शन। तो ये आपकी यूनिट में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ था जिसके बारे में हमने क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है सहसंयोजक बंध का विखंडन। ये हमारा अगला टॉपिक है कि सहसंयोजक बंध का विखंडन। यदि हम बात करें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि सहसंयोजक बंध का विखंडन करें तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सहसंयोजक बंध का विखंडन दो प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जिसमें पहला टाइप है होमोलाइसिस क्लीवेज और सेकंड टाइप है अपना हेट्रोलाइसिस क्लीवेज। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब सहसंयोजक बंध का विखंडन रासायनिक अभिक्रियाओं में दो प्रकार से होता है। पहला है होमोलाइसिस क्लीवेज और सेकंड है हेट्रोलाइसिस क्लीवेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समांश विखंडन और इसे बोलते हैं विषमांश विखंडन। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे होमोलाइसिस क्लीवेज को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला टॉपिक है होमोलाइसिस क्लीवेज। होमोलाइसिस क्लीवेज होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यदि मैंने कोई कंपाउंड लिया A और B, यदि इसका मैं होमोलाइसिस क्लीवेज करता हूँ तो सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पर जाता है, जिसके कारण A फ्री रेडिकल व B फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, यदि एग्जाम्पल ले हम Cl2 अणु का, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, समान है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम लेकर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो इससे भी किसका निर्माण होगा दोस्तों, Cl फ्री रेडिकल का, और यहाँ पर भी Cl फ्री रेडिकल का। तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि ऐसा विखंडन जिसमें सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा दोनों बंधित परमाणुओं पर एक समान होता है,
उस विखंडन को ही हम समांश विखंडन कहते हैं। कहने का मतलब ये जो सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इनका बंटवारा इन दोनों बंधित परमाणुओं पर क्या होता है, एक समान होता है। इसीलिए इस विखंडन को क्या कहते हैं, समांश विखंडन कहते हैं। समांश विखंडन से मुक्त मूलक स्पीशीज प्राप्त होती हैं। ये भी हम देखते हैं दोस्तों कि समांश विखंडन से कौन सी स्पीशीज प्राप्त होती हैं, मुक्त मूलक स्पीशीज प्राप्त होती हैं। यदि हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो समांश विखंडन है वो किन किन परिस्थितियों में संपन्न होता है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कंडीशन ऑफ होमोलाइसिस क्लीवेज। कहने का मतलब ये जो समांश विखंडन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए लाइट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में भी होमोलाइसिस क्लीवेज होता है। तो ये थी दोस्तों होमोलाइसिस क्लीवेज होने की कंडीशन। कहने का मतलब हाई टेम्परेचर, लाइट, पेरोक्साइड और इलेक्ट्रोलाइसिस की उपस्थिति में सहसंयोजक बंध का क्या होता है, समांश विखंडन होता है। तो दोस्तों समांश विखंडन की परिस्थितियों को हम ध्यान में रखते हुए एक ट्रिक बनाए हैं, वो ट्रिक हम आपको बता सकते हैं दोस्तों। इधर देखिएगा वो ट्रिक क्या है। किसी भी अभिक्रिया में यदि आपको ये ट्रिक दिख जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा प्रोसीड हो रही है। तो यहां पर देखते हैं HELPR, ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रिक है। यहां पर देखते हैं हम H4, H मीन्स होता है यहां पर दोस्तों हाई टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब यदि रिएक्शन में आपको हाई टेम्परेचर दिख जाए तो अभिक्रिया में कौन सी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी या सहसंयोजक बंध का होमोलाइसिस क्लीवेज होगा। यहां पर ई का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन में भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कोल्बे विद्युत अपघटन, ये एक रिएक्शन है दोस्तों। यदि इस रिएक्शन को आप डिटेल से देखना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसकी विद मैकेनिज्म देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर एल का मतलब है लाइट। लाइट की प्रेजेंस में भी क्या होता है, होमोलाइसिस क्लीवेज होता है। यहां पर पी का मतलब है पेरोक्साइड और आर का मतलब है रेडिकल, ठीक है दोस्तों। तो इन सब की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होगी। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई ट्रिक। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा, इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा हेट्रोलाइसिस क्लीवेज।
जिसे हम कहते हैं विषमांश विखंडन। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं कि हेटेरोलाइसिस क्लीवेज होता क्या है। यदि हम बात करें दोस्तों, यहां पर A और B एक कंपाउंड है। यदि मैं आपको कह दूं A इज लेस देन B, कहने का मतलब कि इस B एटम की विद्युत ऋणता A की तुलना में क्या है, अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका क्या होगा, हेटेरोलाइसिस क्लीवेज होगा। कहने का मतलब अब जो ये सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे तो इसे किसके द्वारा दर्शाएंगे, पूर्ण शीर्ष तीर के द्वारा। जैसे यहां पर आएंगे तो इससे बनेगा, अब A पर तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और B पर क्या आ गया दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम विषमांश विखंडन की परिभाषा निकाल सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि वह विखंडन जिसमें सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक बंधित परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, या सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा असमान होता है, उसे ही हम विषमांश विखंडन कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल लिया ये वाला, ठीक है। यदि सेकंड एग्जाम्पल से समझे तो यहां पर ले सकते हैं हम CH3X। ठीक है दोस्तों, यहां पर इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और यहां पर बनाएगा दोस्तों CH3 पॉजिटिव, और यहां पर बनेगा X नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का विखंडन जिसमें सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर चले जाते हैं, ऐसे विखंडन को हम समांश विखंडन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम कह सकते हैं, हमने क्या देखा कि विषमांश विखंडन से धनायन व एनायन का निर्माण होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये तो था कैटायन, और यहां पर किसका निर्माण हुआ, एनायन का। तो यहां पर क्या होते हैं दोस्तों, आयनों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है कि विषमांश विखंडन में सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस बंधित परमाणु पर जाते हैं उस पर तो क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम से तो हम कह सकते हैं कि विषमांश विखंडन में जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। जैसे अभिक्रिया में हमने देखा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, X है, तो इस पर तो क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है, CH3 ग्रुप है, तो इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि विषमांश विखंडन से आयनों का निर्माण होता है, कैटायन व एनायन का फॉर्मेशन होता है। यदि हम बात करें कि विषमांश विखंडन में जो बंधित परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनावेश, वह जो बंधित परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि होमोलाइसिस क्लीवेज
सॉरी हेटेरोलाइसिस क्लीवेज किन किन कंडीशन में होता है, ये जो विषमांश विखंडन है ये किन किन परिस्थितियों में संपन्न होता है, तो हम देख लेते हैं। इसके लिए जनरली कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है दोस्तों, ये होता है लो टेम्परेचर और होता है पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये दो ही हैं। हेटेरोलाइसिस क्लीवेज या तो लो टेम्परेचर पर होगा या पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पर हम पोलर सॉल्वेंट के रूप में H2O का यूज कर सकते हैं और ROH का यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों विषमांश विखंडन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।